गिरफ्तारियों, कंटेनर्स और रुकावटों से कुछ नहीं होने वाला। शहर औलिया की सियासी तारीख में नया बाब रकम। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अलायंस जारियत के मुकाबले के लिए तैयार। गिरफ्तारियों और पकड़ धकड़ के बावजूद हर सूरत में जलसा करने का ऐलान। लीडर्स और कारकुनान का हर हाल में जलसा का पहुंचने का। आसिफा भुट्टो मुल्तान में पीडीएम के जलसे से सियासी सफर का आगाज करेंगी। दूसरी तरफ मरीम नवाज ने कहा, हर सूरत मुल्तान जलसे में जाऊंगी। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकरीब गिलानी हाउस में मुनक़िद। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने यौम तासीस के हवाले से केक काटा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांजीवाला कहते हैं, नैब ने बेनामी ट्रांजैक्शंस का इल्ज़ाम लगाया। भाई से कहा प्ली बार्गेन कर लें तो छोड़ देंगे। ऐवान में मुतालबा करूंगा, नैब ऑफिसर असास से बताएं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को खतूत भी लिख दिए। चेयरमैन नैब का सलीम मांजीवाला के इल्ज़ामात पर नोटिस। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ इंक्वायरी रोकने का हुक्म। पाकिस्तान में कोरोना तेजी से फैलने लगा। वायरस मजीद 40 जाने ले गया। हलाकतों की तादाद 8025 हो गई। 24 घंटों में 2839 अफराद में वायरस की तस्दीक। कावड़ हाथी को लेकर खुसूसी तैयारा कंबोडिया रवाना। रूसी तैयारे ने सुबह 5 बजे उड़ान भरी। भारत में 2 घंटे कयाम के बाद 8 घंटे में कंबोडिया पहुंचे। हुकूमत का वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। ऑर्डिनेंस के तहत औलाद की तरफ से वालिदैन को घरों से बेदखल करने से रोका जा सकेगा। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का मुल्तान जलसे के हवाले से। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि आज होने जा रहा है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन आपस में आमने सामने है। ऐसा लग रहा है कि ठन गई है दोनों में। हुकूमत और इंतजामिया जलसे को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही हैं, लेकिन जैसा कि हमारी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी बातचीत हुई और उनकी आपस की मुलाकात के बाद जैसे हमने देखा ओवर द वीकेंड कि ये खबरें आती रही कि जलसा तो हर सूरत होगा, रोकने वाले जो कर सकते हैं वो करें। बिल्कुल, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और एफआईआर भी दर्ज हो रही हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने ये ऐलान किया है कि जलसा होकर रहेगा और ये भी कहा जा रहा है कि अगर रुकावटें डाली जाती हैं तो उनको अबूर कर दिया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि अगर कंटेनर्स लगाए गए हैं तो उसको भी हम दूर कर देंगे। फिर ये भी सिचुएशन हमें देखने में आई कि स्टेडियम को भी लॉक किया गया, सील किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। उसको भी अब खोलने के लिए भरपूर मुज़ाहमत भी की गई है। अब सिचुएशन ऑब्वियसली थोड़ी सी परेशान कुन है इंतजामिया के लिए भी और जिन्होंने जलसा करना है उनके लिए भी। बिल्कुल, कासिम बाग जिस जहाँ पर जलसा ये होना है स्टेडियम, उसको खाली करा के कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, जबकि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी कंटेनर्स लगे हैं। जगह जगह पर जो इंतजामिया है वो एक्टिव नजर आ रही है। और अब देखना ये होगा कि जब कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू होगा, वो चाहे मोटरवे से हो, वो चाहे मुल्तान रोड से हो, जो जिसको जीटी रोड साइड कहा जाता है, या शहर के अंदर से ही उन्होंने स्टेडियम पहुंचना हो। अब देखना ये है कि असल में सूरत हाल होती क्या है। फिलहाल हमने राब्ता किया है, हमारे रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान घंटा घर बिलाल नियाजी, उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। जी बिलाल, आपके पीछे हम देख सकते हैं कि कंटेनर्स लगे हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इंतजामिया ने क्या क्या इकदाम किए हैं? शहर के दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद हैं। जी, मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो मुल्तान में इस वक्त जो पहला मकाम आता है घंटाघर चौक, जहां पर किला कोना कासिम बाग साथ ही है, वहां पर जो तमाम तरह जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। किला कोना कासिम बाग के 6 मुख्तलिफ रास्ते हैं, वहाँ पर कंटेनर्स लगाए गए हैं, जबकि घंटाघर चौक पर आने वाले रास्तों पर ट्रैक्टर ट्रालियाँ खड़ी कर दी गई हैं। जबकि दाखिली रास्तों की बात करें तो वहाँ भी कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। कल शाम से ही जिस तरह चिनाब पुल है, मुजफ्फरगढ़ से काफिले आने थे, वहाँ पर कंटेनर पहुंचाए गए थे। उसके साथ साथ जो भावलपुर से, डीजी खान से, लिया से और उसके साथ साथ रहीम जहाँ खान से जो काफिले आने हैं उनके रोकने के हवाले से भी बात की जा रही है। मेन फोकस घंटाघर चौक पर किया जा रहा है, जहाँ पर कारकुनान ने जमा होना है, उसके बाद किला कोना कासिम बाग में दाखिल होना है, जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुबह सवेरे ही सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ अजलास से भी पुलिस फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया है। पुलिस के हाथ में लाठियाँ भी हैं और इसके साथ साथ लग ऐसा है कि इंतजामिया इस बात पर फोकस कर रही है कि किसी सूरत में जलसा ना होने दिया जाए। बिलाल,
आप कह रहे हैं कि इंतजामिया के लिए किसी सूरत में जलसा नहीं होने पाए, लेकिन किसी सूरत भी ऑब्वियसली अगर परेशान कौन तसादुम की सूरत हाल होती है, दूसरी तरफ भी सियासी कारकुनान हैं और बड़ी तादाद में होंगे, तो ये तो तसादुम मज़ीद बढ़ सकता है। तो इसके लिए कोई मुशावरत, कोई प्लानिंग या इसके अलावा कोई मीटिंग्स हो रही हैं? इस हवाले से अगर हम बात करें तो इस हवाले से भी अजीब सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि पहले भी मुल्क के हिस्सों में जलसे हुए हैं, वहाँ इस तरह की कैफियत नहीं बनी, वहाँ कशीदा हालात नहीं बने, वहाँ इस तरह से क्रैकडाउन नहीं हुए, वहाँ इस तरह नहीं रोका गया। लेकिन इस जलसे पर इंतज़ामिया और उसके अलावा PDM की आदत, दोनों तरफ से इस हवाले से सवाल आ रहे हैं कि आखिर क्या होने जा रहा है कि मुल्तान में इस बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया। किसी किस्म की अपोजिशन से किसी किस्म की मीटिंग नहीं की गई। पहले अपोजिशन ने इस हवाले से जो नताशा दुल्तान है उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई थी, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने वो रिजेक्ट की, और उसके बाद हमने देखा कि गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। कासिम गिलानी जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, उनको 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया है। उसके अलावा जवेद सदीकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक MP हैं, उनको 30 दिन के लिए नज़रबंद किया गया है। कल एक FIR हुई है जिसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर FIR हुई है, उसके साथ साथ अब्दुल कादिर गिलानी पे, साबिक MNA शेख तारिक रशीद पे, साबिक MNA अली मूसा गिलानी पे, और इसके अलावा 40 से ज़ायद मरकजी और जो मकामी कायदीन हैं उन पर FIR हुई है। बिल्कुल सही, ये तो हमने देखा भी कि FIRs भी हुई हैं और करीबन 400 के करीब अफराद को मुकदमात में नामजद भी किया गया है। अब सिर्फ ये बताइएगा कि अगर लोग आना चाहें घंटा घर से, तो क्या कोई रास्ता है या तसादुम देखने में आएगा? क्योंकि कंटेनर्स तो नजर आ रहे हैं, पुलिस एहलकारों की भी बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है, कोई रास्ता है कारकुनों के दाखिल होने का? रास्ते के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ 7 रास्ते हैं जहाँ से जो कारकुन हैं वो इंटर हो सकते हैं। इस वक्त जो एडवांटेज नून लीग की कारकुनान को है वो अंदरून शहर का है, क्योंकि अंदरून शहर के बिल्कुल ही साथ ही किला कोना कासिम बाग है और अंदरून शहर में नून लीग के ज़्यादा वर्कर्स हैं, तो वो वहाँ से दाखिल तो हो जाएंगे लेकिन इकट्ठ होने का ज़्यादा मसला है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान यूसुफ रज़ा गिलानी हाउस से निकलेंगे, और हमने परसों देखा था कि जब गिलानी हाउस से तकरीबन 1500 के करीब जब कारकुनान निकले तो पुलिस उनको रोक नहीं पाई थी। अगर काफिले पहुंच जाते हैं मुल्तान में, अगर काफिलों में कारकुनान की तादाद ज्यादा होती है तो यकीनन पुलिस बेबस नजर आएगी। अब बिल्कुल ठीक है बिलाल, मसला आपने जिस तरह से बताया कि पुलिस फिर बेबस नज़र आ सकती है, अगर बड़ी तादाद में कारकुनान भी आ गए सामने तो आमना सामना होगा। बिलाल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया जमशेद रिजवानी साहब ने, ब्यूरो चीफ एंड साउथ है, के उनसे हम जानते हैं कि क्या सिचुएशन है और क्या ऑप्शंस हैं। अस्सलाम वालेकुम जमशेद साहब। अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल, थैंक यू जमशेद साहब। जैसे कि बिलाल भी हमें बता रहे हैं सारी सिचुएशन के तसादुम नज़र आ रहा है सामने, बड़ी तादाद में अगर कारकुनान आ गए तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या ऑप्शंस रह जाती हैं गवर्नमेंट के पास आखिर? क्योंकि एक तरफ PDM ने जलसा भी करना है, दूसरी तरफ कोविड की सिचुएशन भी है, सूरत हाल भी सामने है, कुछ लगता है ऑप्शंस कम से कम होती जा रही हैं। किसके पास कम से कम होती जा रही हैं ये तो अभी आने वाले कुछ घंटों में पता लग जाएगा। लेकिन इस वक्त ऐसा है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि इस जलसे को होस्ट कर रही है उसका यौम तासीस है, और उसमें जो हम बात यह है कि आसफा भुट्टो पहली दफ़ा मुल्तान आ रही हैं इस यौम तासीस के सिलसिले में। तो जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है और ख़ास तौर पे जो साउथ पंजाब की क़यादत है और ख़ास तौर पे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो वाइस चेयरमैन भी हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, और उनके साहबजादगान और पूरे जनूबी पंजाब की जो तंजीम है वो इस वक्त पूरा ज़ोर लगा रही है कि आज यौम तासीस पर सबसे ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत का मुज़ाहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही करे। और ज़ाहिर है इस हवाले से अब जो गिलानी हाउस में कारकुनों की एक बड़ी तादाद जमा है, कुछ कारकुन बिलावल हाउस पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो अभी तो शुरू हुआ है ये जो खेल है, आज जो सियासी ताकत का मुज़ाहरा करना है एक तरफ, और इंतज़ामिया ने हुकूमती हदायत पर अमल करना है। तो ज़ाहिर है जो इस वक्त तक जो रुकावटें आपने बात की बिलाल, आपको बता रहे थे, और अगर आप देखें तो इस वक्त तक जो नज़र आ रहा है कि इंतज़ामिया बिल्कुल फ्री हैंड देने की पोजीशन में नहीं लग रही। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और दूसरी तरफ एक बड़ी जमात, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ ने जिस तरह कल कॉल दी है, मरियम नवाज़ साहब आ रही हैं जुलूस की सूरत में, रैली की सूरत में मुल्तान, और फिर वो मुल्तान में एंटर होंगी, तो यकीनन मुस्लिम लीग नवाज़ भी इसको जो PDM की का शो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शो, जो पाकिस्तान PDM का भी शो है आज ताकत का मुज़ाहरा के हवाले से, तो और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान आज कासिम उलूम से एक जुलूस की सूरत में जलसागाह की तरफ उन्होंने बढ़ने का ऐलान किया है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर देखें तो
मुल्तान के सियासी हल्के ही नहीं, अब इस वक्त ये PDM का जलसा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तसीस पर जो जलसा है, ये इस वक्त कौमी और सियासत का एक सबसे अहम इवेंट है आज का। और उस अहम इवेंट को किस अंदाज में जो अपोजिशन जमाते हैं, किस अंदाज में हुकूमत की तरफ से पिछले 2 दिनों में इस जलसे के इनेकाद को रोकने की जो कोशिशें और इक़दाम किए गए हैं, उन्हें किस हद तक एक तरफ रख कर ज़्यादा सियासी ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश कर सकती हैं और मुजाहरा कर भी सकती हैं। बिल्कुल सही। जमशेद साहब, आपने कहा कि आज के जलसे की अहमियत बहुत बढ़ गई है, वो एक PDM के प्लेटफॉर्म से हो रहा है, पीपल्स पार्टी का यौम तासीस भी है, आसफा भुट्टो जो है वो आज खिताब भी करेंगे, तो पीपल्स पार्टी के लिए तो खासा इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कोविड की रुकावटों के बावजूद पेशावर का जलसा हुआ, मानसहरा का जलसा हुआ, वहां हमें ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आई कि मुकदमात हो या कारकुनों को बहुत बड़ी तादाद में पकड़ा हो। फिर वाई मुल्तान यहाँ पर जलसा करने पर हुकूमत इतनी सरगर्म क्यों हो गई, ना करने की इजाजत देने पर? और मुल्तान अगर बड़े स्टेशन के हिसाब से देखें, जैसे पेशावर में हुआ, कोयटा में हुआ, लाहौर में हो गया, कराची में हो गया, लाहौर में होना है, कराची में हुआ है, उससे पहले मुल्तान गुजरांवाला में हुआ है। तो अगर मुल्तान देखें तो अभी समझ नहीं आती कि मुल्तान के इस जलसे में, जैसे आपने अहम सवाल किया क्या, लेकिन अगर आप देखें तो हमेशा अपोजिशन जमातों की जब भी कोई तहरीक चलती है, और ख़ास तौर पे ऐसी तहरीक जिसमें आपको हुकूमत मुखालिफ एक माहौल बनाना होता है, तो उसमें हमेशा अपोजिशन जमातों के लिए मुल्तान, जनूबी पंजाब अहम होता है। और उस हवाले से अगर देखें कि लाहौर के जलसे से पहले मुल्तान में ये जलसा, और फिर हुकूमत की तरफ से लगता ऐसे है कि कोविड की जो सिचुएशन है, हुकूमत ने अपोजिशन की इस जो मोमेंट है PDM को, उसको पीछे रखने के लिए, उसे स्लो करने के लिए, या अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए आपने उसको एक मिसाल बनाने की कोशिश। लेकिन वो अथॉरिटी कहाँ जाएगी? जैसे अभी बिलाल बता रहे थे जमशेद साहब कि अगर काफिलों की सूरत में लोग आना शुरू हुए तो पुलिस के लिए रोकना नामुमकिन हो जाएगा, और बहरहाल हुकूमत कोई तसादुम तो नहीं चाहेगी, तो फिर तो उनको दाखिले की इजाजत भी देना पड़ेगी, कंटेनर्स भी हटाना पड़ेंगे, ऐसा तासुर आ रहा है। देखिए, मेरा ख्याल है हुकूमत अभी तक तो कंटेनर हटाने के मूड में नहीं है। इस वक्त तो हुकूमत या इंतज़ामिया कंटेनर लगाने के मूड में है, लगाने के मूड में नहीं है, बल्कि लगा भी रही है और रुकावटें भी खड़ी कर रही है। लेकिन अहम बात फिर यही है कि लोगों के बड़े इज्तिमा को, रैली को, जुलूस को रोकना मुमकिन होगा, और एक नहीं, जैसे बिलाल बता रहे थे, कई रैलीज निकलेंगी, जैसे JUI की अपनी रैली है, पाकिस्तान जमशेद साहब, आपने जैसे कहा है कि बहुत सी रिलीज भी आ रही हैं और मुश्किल भी होगा गवर्नमेंट के लिए उनको कंट्रोल करना, लेकिन प्लान में नज़र आ रहा है कि ज़्यादा होंगे कंटेनर्स। अगर सील कर दिया जाता है बाग को, जहाँ पे ये स्टेडियम है, जहाँ पर ये जलसा होना है, और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सील किया जाता है, खोल ना पाएँ अगर, तो कोई सेकेंड ऑप्शन रखी है PDM ने कि कहीं और जलसा कर लें, जैसे घंटाघर के बाद कोई और एरिया? देखिए, एक बात होता है कि जलसे की वो सूरत नहीं होगी जो आपने PDM के बाकी जलसों की सूरत में देखी है, कि बाकायदा पंडाल है, खिताब किया जाता है, वीडियो स्क्रीन लगी होती हैं और साउंड सिस्टम होता है, चीज़ें होती हैं। लेकिन इस दफ़ा अगर कला कोना कासिम बाग पर अपोजिशन जमातें पहुँच भी जाएँ तो, लेकिन वो इंतज़ामात नहीं होंगे। मुझे लगता ये है कि अगर वहाँ पहुँचने में से पहले मुल्तान का जो चौक घंटा घर है, वो वाकई सियासत का और आज के सियासत का और सरगर्मी का वाकई घंटा घर बनेगा, और यहीं पर ही जो कंटेनर्स हैं, ख़ास तौर पे जो अपनी अपनी कारवान जमहूरियत ट्रक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो ज़ाहिर है यहाँ पे पहुँच रहा है। और इसी तरीके से मुस्लिम लीग अपनी ट्रक के ऊपर मरियम नवाज आ रही होंगी, आएंगी। इसी तरीके से JUI ने भी अपना इंतज़ाम किया है। तो हर जमात अपने इंतज़ाम के साथ कंटेनर्स और ट्रक के साथ आ रही हैं, जहाँ पे उन्होंने वहाँ से खड़े होकर खिताब करना है। अगर उन्हें मौका मिल भी गया तो सिर्फ स्टेज सिर्फ मैसर होगा, इतने शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा साउंड सिस्टम शायद लगाना और इसको लोगों से खिताब करने का इंतज़ाम बहरहाल नहीं होगा। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये जलसा जो होगा, ये ट्रकों पर अपोजिशन के खिताब, रहनुमाओं के खिताब का जलसा होगा, और लग ऐसे रहा है कि वो घंटा घर चौक होगा। यानी कि आप ये समझते हैं कि आज जो गवर्नमेंट है वो इजाज़त नहीं देगी, और गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है कि हम रुकावटें नहीं हटाएंगे, गैदरिंग्स नहीं होने देंगे, वही होगा, और फिर ऑपोजिशन जो है वो रैली से ही खिताब कर सकेगी, ये कह रहे हैं आप? मैंने ये कहा कि यकीनन इकट्ठे हो गए अगर ये तीनों जमातें, एक प्लान ये है कि अगर तमाम जमातों के रहनुमा इकट्ठे हो गए घंटाघर, तो किसी एक बड़े ट्रक पर सवार होकर फिर सारी पब्लिक से खिताब करने की कोशिश करेंगे। और अगर वो, जैसे हुकूमत एक चीज़ कर सकती है, इंतज़ामिया एक चीज़ कर सकती है
कि ऐन मौके पे बहुत बड़े रश को और इसको हजूम को ना काबू कर सके तो इजाज़त दे भी दे, लोग कंटेनर हटा भी दें, लेकिन उन रास्ते में वो जो ट्रक हैं, जो स्टेज है, और लोग अगर स्टेडियम में खड़े भी हो जाएं तो खिताब जो होगा वो उन ट्रकों में से, उन कंटेनर्स में से वो उस कासिम बाग स्टेडियम में नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए अपोजिशन जमातों को भी लग ऐसे रहा है, पहुंचने की कोशिश करेंगे, सियासी बात भी वो करती रहेंगी, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि 4 घंटा घर में आज मरकज आपको एक्सपेक्टेड नजर आ रहा है कि घंटा घर होने वाला है, क्योंकि स्टेडियम तो जा नहीं पाना, तो घंटा घर और उसके सराउंडिंग्स में सिचुएशन ये नज़र आ रही है। इसके अलावा ये जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं जमशेद साहब, फिर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ को नज़रबंद किया गया, कहीं को गिरफ्तार किया गया, मुकदमात किए जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या वजूहात बनाई जा रही हैं? मतलब कार्य सरकार में मुदाखलत है, कोई मतलब दफ़ा 144 नाफिज है, किस वजह से ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं? इसकी FIR में रीज़न क्या है? सबसे बड़ी रीज़न कि आप हुकूमती हदायत को नज़रअंदाज करें। हर ऑर्डर में ये लिखा जा रहा है कि कोविड-19 के हवाले से जो SOPs हुकूमत ने जारी किए हैं, जो FIR हो रही है या जो भी इक़दाम लिए गए, इवन मेट्रो बस बंद करने के लिए, एक दिन बंद करने के लिए भी ये कहा गया है कि एक दिन क्योंकि रश ज़्यादा होगा तो इसलिए और कोई नुकसान भी पहुँच सकता है, इसलिए बंद की जाएगी मेट्रो आज के दिन के लिए। तो इसलिए कोविड और उसके बाद कार्य सरकार में मदाखलत, सरकारी मुलाजमीन पर हमला और ख़ास तौर पे जो ताले तोड़ना, ज़बरदस्ती दाखिल होना, इन सब को जो दफ़ात लगती हैं वो लगाई जा रही हैं। लेकिन जो अहम है, क्योंकि ज़मानत हो रही थी पिछले एक हफ़्ते में देखें कुछ लोगों की, तो फिर 16 MPO के तहत जो डिप्टी कमिश्नर नोटिफाई करते हैं कि इन्हें नज़रबंद किया जाए, उसमें उन्हें अदालत में पेश नहीं करना पड़ता, तो इसलिए वो सब सीधा बहराज जेल भेजा जाता है उस नज़रबंदी के अहकामात के तहत। तो अब तक जो गिरफ्तार हुए, अली कासिम गिलानी, डॉक्टर जावेद सदीक के दूसरे 50 से ज़्यादा रहनुमा, उनको 16 MPO के तहत जेल में नज़रबंद किया गया है। और लेकिन मकसद सिर्फ आज कल का दिन गुजारना है, ख़ास तौर पे आज का दिन गुजारना है, ताकि इसको किसी हद तक रोका जा सके। लेकिन जमशेद साहब, हमने माजी में भी देखा कि जब इस कदर फोर्स इस्तेमाल की जाती है इंतजामिया की तरफ से, करीबन घंटा घर में ही सैकड़ों पुलिस एहलकार जो है वो तैनात हैं और पूरे मुल्तान में एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो तैनात की गई है, तो हमने देखा है कि फिर कारकुनों और पुलिस में तसादुम होता है जिसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं निकलता। क्या आप समझते हैं कि आज भी कोई ऐसी सूरत हाल होगी? देखिए, ये यकीनन बड़ा चैलेंज मुल्तान की इंतज़ामिया हुकूमत के लिए भी है और जो सियासी जमातें हैं, अपोजिशन जमातें, और वो अपोजिशन जमातों का कहना यह है कि अगर आप इंतज़ामात की इजाज़त दे देते और गला कोहना कासिम बाग के अंदर दे देते तो इंतज़ामात करना, सिक्योरिटी इंतज़ामात करना वो बहुत आसान होता और अच्छा होता। लेकिन अब आप पूरे पंजाब में, जनूबी पंजाब में, पूरे रैलीज़ की सूरत में, मुल्तान शहर में जगह जगह से जब ये कर रहे होंगे, जगह जगह पे पुलिस होगी और रुकावटें खड़ी की जाएंगी, तो वहाँ पे तसादुम का ख़तरा मौजूद है, उसमें नुकसान किसी का भी हो सकता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन ये इस तसादुम के नतीजे में ज़ाहिर है शेलिंग के लिए, आंसू गैस की शेलिंग के लिए और पथराव और लाठीचार्ज के लिए पुलिस तैयार है। दूसरी तरफ से कारकुन ज़ाहिर है वो भी इस वक्त अगर आप देखें तो जो कारकुन हैं वो भी, उन्होंने भी डंडे वंडे उठा रखे हैं, ख़ासतौर पे गिलानी हाउस के बाहर जो कारकुन मौजूद हैं, अब उन्होंने भी, उन्हें पता है कि जब इंतज़ामिया सामने आए पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करेगी, तो वो भी थोड़ा सा उस अंदाज में तैयार हो रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। तो ये ज़ाहिर है कि अच्छी सूरत हाल, बहरहाल आइडियल सूरत हाल सियासी, पूरा मन सियासी सरगर्मी के लिए नहीं है, लेकिन बहरहाल एक हो तो रही है, इसको अब क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अब हो तो रहा है, अब कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन दोनों का ही इम्तहान है। जमशेद रिजवानी साहब, आपने वजह फरमाया कि इस वक्त सिचुएशन है वो ऐसे लग रहा है कि लॉगर हेड्स वाली आ रही है कि दोनों ही चाह रहे हैं कि हमारी बात मानी जाए, कोई म्यूचुअली रास्ता अगर इख्तियार कर लिया जाता तो काफ़ी अच्छी बात होती, लेकिन नहीं ऐसा हो सका। बहुत शुक्रिया जमशेद रिजवानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल, इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट रखेंगे, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि कारकुनों का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो रहा है और यही वक्त होता है जब स्टेडियम पहुँचना शुरू होते हैं कारकुनान मुख्तलिफ शहरों से, जब रैलीज निकलनी है, तो उस हवाले से भी आपको अपडेट रखेंगे। और मुल्तान शहर में कारकुन दाखिल हो पाते हैं या नहीं, और विभिन्न सिटी जो कारकुन मौजूद हैं वो स्टेडियम पहुंच पाते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात कर लेते हैं कोरोना के केसेस के हवाले से, जो कि दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और हम एहतियात नहीं कर रहे, क्योंकि 24 घंटे में अगर देखा जाए तो कोरोना से मजीद 40 अमवात हो चुकी हैं। बिल्कुल, और 24 घंटे में कोरोना के 2839 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई अमवात की तादाद 8025 हो गई, जबकि पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 3,98,024 हो चुकी है, जिसमें से 3,41,423 मरीज ऐसे हैं जो सेहत याब हो चुके हैं। और सिंध में नंबर सबसे ज़्यादा है कोरोना केसेस का, 1,73,014। और इसके अलावा पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,19,335 हो गई। KP में कोरोना मरीजों की तादाद 47,190 है। इस्लामाबाद में अगर बात की जाए तो 30,123 और बलोचिस्तान में 17,158 है। बिल्कुल, और दुनिया भर में के पेशेंट्स की तादाद का अगर जिक्र करें तो अब तक 6,25,63,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए, जबकि 14,58,103 अमवात वाक़ हुई हैं। और कोरोना की सेकेंड वेव जिसे कहा जा रहा है, जो दोबारा केसेस बढ़ना शुरू हुए, उसमें आज सुबह मैं देख रही थी अबूज़र के बरतानिया में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें लॉकडाउन चूँकि कर दिया गया था सेकेंड वेव में भी, तो उस लॉकडाउन के नतीजे में 1/3 केसेस कम हुए हैं। सो लोग, दुनिया दोबारा उस तरफ जा रही है। हम अभी मुतहम्मिल नहीं हो सकते, ना ही गवर्नमेंट मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रही है, लेकिन अगर आप लोगों ने SOPs को फॉलो नहीं किया और ये कोरोना पेशेंट्स की तादाद कम ना हुई तो फिर मजबूरन जो है वो गवर्नमेंट ये बार-बार कह रही है कि मजीद सख्ती करनी और इसके अलावा हम मजीद इस पर बात करेंगे, सिचुएशन ओवरऑल है क्या, किस तरह से SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन अभी आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जुर्म तो हम बार बार करेंगे और रेफरेंस में आपको ये सुनकर हैरत होगी कि हर कदम की मंजूरी मौजूद है। PC1 बनाया गया, CDWP ने इसकी मंजूरी दी, जो मुतलका फोरम्स हैं वहाँ से ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। नारोवाल ज़िले में स्पोर्ट सिटी का 3 अरब रुपए से मंसूबा कम है ये, लेकिन तमाम कवायद व ज़वाबित के मुताबिक मंजूरी लेकर बनाया गया। अगर इस पे जो दफ़ा लग रही है, मुझे तो लगता है कि हुकूमत का असल एजेंडा कुछ और है। हुकूमत करतारपुर बनाने वालों को फ्रेम करना चाहती है, क्योंकि अगर स्पोर्ट सिटी बनाना जुर्म है जिसमें PC1 बना, जिसमें टेंडरिंग भी हुई, जिसमें तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ पूरी हुई, तो 17 अरब रुपया नारोवाल में जो करतारपुर की तामीर पे लगा, उसका तो PC1 भी नहीं बना था, PC1 मंजूर भी नहीं हुआ था, CDWP से भी मंजूरी नहीं हुई थी, एक्नेक से भी मंजूरी नहीं हुई थी, और प्रोजेक्ट सिंगल सोर्स के ऊपर बना, टेंडरिंग भी नहीं हुई थी। तो वो हलाल है। और नारोवाल स्पोर्ट सिटी जहाँ पे PC1 अप्रूव हुआ, CDWP ने अप्रूवल दी, कैबिनेट ने, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने, पार्लियामेंट ने अप्रूवल दी, वो मंसूबा हराम है। ये कैसा इंसाफ है? मेरे खिलाफ मेट्रो वॉच नामी कोई अखबार है जिसकी रद्दी में शायद पकौड़े भी नहीं बिकते, उसके ऊपर नैब ने रेफरेंस बना दिया। जनरल आसिम सलीम बाजवा पर पूरे पाकिस्तान नहीं दुनिया के मीडिया में शोर मचा। वहाँ पे पर जल जाते हैं, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। 400 अरब रुपए की करप्शन आटा और चीनी स्कैंडल में सामने आ चुकी है, उस पे नैब नहीं बोलता। 122 अरब रुपए LNG के बेवक्त के टेंडरों से मुल्क को टीका लगा, उस पे कोई नहीं बोलता। 100 अरब से ज़्यादा PIA को नुकसान हो गया वज़ीर आज़म और वज़ीर हवाबाजी के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से। पाकिस्तान की पूरी एविएशन इंडस्ट्री बैठ गई, मुल्क की साख बैठ गई, उस पे आंखें बंद हैं, कोई नोटिस नहीं लेता। तो ये जो नाटक और ड्रामा चल रहा है, इसको पाकिस्तान के लोग भी समझ चुके हैं।
और मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ कि हमारे इल्म में है कि 4 एजेंसियों को मिलाकर पंजाब में एक कमेटी बनाई गई है जो मुस्लिम लीग नून के MPAs, MNAs, चेयरमैन यूनियन काउंसिल, बल्दियाती नुमाइंदे और ओहदेदारों के खिलाफ पूरे सूबे में झूठे केस बनाने पे मामूर है। और अगर ये इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो हमें उन लोगों के नाम लेने पड़ेंगे जो इस कार्रवाई के पीछे हैं और जो इसको कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों को कहना चाहता हूं, आप बराए मेहरबानी दहशत गर्दी का सामना करें, मुकाबला करें जैसे आप पहले करते थे। हुकूमत का सियासी आलाकार न बने। आपको हुकूमत अपने बका के लिए इस्तेमाल कर रही है। आप पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे हैं, खुद को सियासत से बालातर रखें। हमारे दौर में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दहशत गर्दी के खिलाफ वो कारनामे सरअंजाम दिए जिनका तारीफ करना मुमकिन नहीं, चूँकि वो अल्फाज से बहुत बड़े कारनामे हैं। चाहे वो कराची का अमन था, चाहे वो दूसरे इलाकों में अमन था, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवानों और अफसरों ने पाकिस्तान को महफूज बनाने में गरां कदर खिदमात सरअंजाम दी। लेकिन आज उसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में झोंक दिया गया है। नतीजा ये है कि जब इंटेलिजेंस के इदारों को दहशत गर्दों से हटा के मुखालफीन के पीछे लगा दिया जाएगा तो मुल्क के अंदर दहशत गर्दों को खुली छुट्टी मिल जाएगी। और आपने देखा पिछले साल से तो आपने देखा कि एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, दूसरी जानिब खुर्शीद शाह भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बात कर रहे थे हम कोरोना के हवाले से, जो कि केसेस बढ़ रहे हैं, SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, हुकूमत को मजीद लॉकडाउन करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, और बड़े शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील भी किया जा रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए हेल्थ डॉक्टर फैसल सुल्तान ने यह कहा है कि हमारी अपनी बेहतियाती की वजह से कोरोना की लहर शदीद हुई है। पाकिस्तान में वैक्सीन की दस्तयाबी 2021 की पहली समाही में मुमकिन हो सकेगी। और साथ ही साथ सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी कहा कि अगले 2 से 3 माह में कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। और जो सिलसिला है पाबंदियों का, वो चाहे स्मार्ट लॉकडाउन के तहत हो या कोरोना को कंट्रोल करने के हवाले से, मेजरमेंट्स के हवाले से हो, वो सिलसिला जो है वो कंटिन्यू। बिल्कुल, और इसके साथ साथ जैसे कि आपको मालूम है कि हैदराबाद में हमने बताया था पहले कि हैदराबाद में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, रेशो बहुत ज़्यादा है। इसी हवाले से एक और भी फैसला किया गया है कि हैदराबाद में शादी और दीगर तकरीबात पर पाबंदी आयद की गई है। वक्त का तयन किया गया है, 1 दिसंबर से रात में शादी और दीगर तकरीबात पर पाबंदी आयद होगी, यानी कि दोपहर को आप शादी कर सकते हैं। खुसूसन ये जो डिसीजन है ये हैदराबाद के लिए लिया गया। बिल्कुल, सर्कुलर के मुताबिक शादी और दीगर तकरीबात सुबह 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक जा सकेंगी, जबकि SOPs के तहत शादी और दीगर तकरीबात की सिर्फ आउटडोर में इजाज़त होगी। सर्कुलर में यह भी लिखा है कि 1 दिसंबर से ये नाफिजुल अमल होगा और इसके तहत किसी भी बाजार, मार्केट या दुकान में कपड़ों की सेल पर भी पाबंदी होगी, जबकि बंद जगह पर रश से गुरेज करने की हिदायत भी जारी की गई है। और इसके अलावा सर्कुलर की खिलाफवर्जी पर मार्केट, बाजार, दुकान, मॉल और हॉल को सील भी कर दिया जाएगा, भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। और ये तमाम सिचुएशन जब हमने देखी तो ये भी सामने आया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में भी इस हवाले से अब इतलाक होगा और ये कहा जा रहा है कि दोपहर को शादियां होंगी, लेकिन इसको निगेट किया गया। फिरदौस आशिक बिल्कुल, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा था। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आए हैं लोग जो टेस्ट में, वो 18,511 टोटल नंबर ऑफ केसेस जो पंजाब में आज के दिन तक हो चुके हैं जब से कोरोना की वेव आई है। और पिछले 24 घंटे के अंदर 19 डेथ्स हुई हैं। और इस वक्त पंजाब ने जो केसेस कंडक्ट किए हैं वो 19,70,000 के करीब टेस्ट हैं। और पिछले
एक दिन के अंदर हमने 17,771 टेस्ट किए, जिसमें 145 मरीज वेंटिलेटर्स पे हैं। अब सबसे ज़्यादा जो इस वक्त अफेक्टेड हमारे शहर हैं वो लाहौर है। आपको पता है लाहौर हमेशा से हॉटस्पॉट रहा है। लाहौर के बाद मुल्तान, रावलपिंडी और फैसलाबाद, ये 4 ऐसे शहर हैं। अब गुजरांवाला जो है वो भी तेज़ी पकड़ रहा है। अगर हम अपने SOPs पे कंप्लायंस नहीं करेंगे और SOPs जो हैं उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिचुएशन इस तरह की डेवलप हो सकती है। अगर SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादी का भी जिक्र किया कि सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक शादियां हो सकेंगी, जिस पर रद्द-ए-अमल दिया मुशीर इत्तलात बराए पंजाब फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने, और उन्होंने उनकी बात को यकसर मुस्तरद कर दिया। और उन्होंने ये कहा ट्वीट पर, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, कि ये डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ाती राय थी, इससे पॉलिसी का कुछ लेना देना नहीं है। रात के औकात में शादियां हो सकती हैं। बिल्कुल, अभी जिस तरह से अहकामात हैं वहीं पर रहेंगे। रात की शादी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि शादी हॉल मुकर्रर वक्त तक खुले रहेंगे और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद भी करवाया जाएगा। शादी तकरीबात से मुतालिक डॉक्टर यास्मीन राशिद का बयान, अब उनकी ज़ाती राय थी, तजावीज़ थी, क्योंकि तजावीज़ तो ऐसी आती रहती हैं, फिर कन्फ्यूजन शायद हो गई है। लेकिन मुझे ये समझ में आई कि एक हेल्थ मिनिस्टर तजावीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों देंगी? ये कैबिनेट मीटिंग में क्यों नहीं तय होता, या जब पॉलिसीज तय होती हैं तब वो अपनी ज़ाती राय दे सकती थी। कुछ कॉन्फ्लिक्ट नज़र आया। बहरहाल ये कोई नई चीज़ नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में ये कॉन्फ्लिक्ट आता ही रहता है, और अक्सर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ही पकड़ा जाता है कि कुछ आकर अराकीन एक बात कर रहे होते हैं तो दूसरे आकर उनकी बात को निगेट कर देते हैं और वो ठीक बात कर रहे होते हैं। बहरहाल डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन की एडवाइजर हैं, तो उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी कि क्या पॉलिसी, हाँ क्या पॉलिसी है क्या नहीं। तो उन्होंने फौरन क्लियर कर दिया कि पंजाब में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। तो आई थिंक हेल्थ मिनिस्टर साहिबा को थोड़ा मजीद कॉन्शियस होने की जरूरत थी कि वो ऐसा बयान ना दे। एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ जब SOPs की बात हम कर रहे हैं तो SOPs में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो होता है फेस मास्क। अब ये एक नई तहकीक आ चुकी है सामने, और उस पे के मुताबिक फेस मास्क की ज़रूरत और अहमियत से जहाँ पर कोई इनकार नहीं कर सकता, कई तिबी माहिरीन मास्क को वैक्सीन का मुतबादिल भी करार दे रहे हैं। बिल्कुल, फेस मास्क के हवाले से दुनिया भर में मुख्तलिफ तहकीकाती रिपोर्ट्स जो जारी की गई हैं उसमें कोरोना के खिलाफ मास्क को नागुज़ीर करार दे दिया है। और इसी ज़िमन में अमेरिका में होने वाली एक मेडिकल तहकीक में ये वाज़ेह हुआ है कि फेस मास्क कोरोना वायरस के फैलाव को महदूद करने में इंतहाई अहम है। माहिरीन ने मुख्तलिफ फासलों से मुंह या नाक से खारिज होने वाले ज़रात की मिकदार की जांच पड़ताल फेस मास्क या उसके बगैर की। जब ये दरियाफ्त हुआ कि मास्क कितने दूर और करीब से मौसर होते हैं तो ये बात वाज़ेह हो गई। जो शुरू में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा जा रहा था कि जी मास्क तो नहीं बचाता है, या मास्क पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, ये भी अमेरिका की ही एक थ्योरी थी जिस पर हमने बाकायदा बहस की थी। आपको याद होगा कैप्टन उस्मान हमारे साथ थे। लेकिन अब कोई दो राय नहीं है कि मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क आपको कोरोना से बचा सकता है, इन एनी वे बचा सकता है, तो आप मास्क ज़रूर पहनिए, चाहे वो कपड़े का है चाहे वो सर्जिकल मास्क है। लेकिन मास्क जो है नॉर्मल रूटीन में आप घूमते फिरते हैं उसमें बहुत ज़रूरी है। तहकीक के मुताबिक 1 फीट के फासले पर अगर मौजूद दोनों अफराद ने मास्क ना पहने हों तो फिर वायरल ज़रात से कोविड-19 का ख़तरा 100% तक हो जाता है, यानी कि अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ। और अगर वही दोनों अफराद 3 फीट की दूरी पर हों तो ये 17% तक खतरात इसके मौजूद होते हैं, और 6 फुट दूरी पर यह खतरा 3 फीट रह जाता है। तभी कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंस बरकरार रखें, क्योंकि अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो आपकी बचत हो सकती है। बिल्कुल, 3 फीट का समाजी फासला जो है वो कोरोना से बचाव के लिए मददगार रहता है। लेकिन अगर 6 फीट फासला इख्तियार किया जाए तो ये मिसाली रहेगा, यानी कि बेस्ट ऑप्शन आपकी यही है कि 6 फीट का डिस्टेंस रखें, नहीं तो 3 फीट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज सेफ। और अगर दोनों अफराद ने मास्क पहना हो तो 1 फीट की दूरी से भी ये खतरा 0.5% से भी कम खत्म ही हो जाता है। एग्जैक्टली, आपका मास्क जो है वो आपको बचा सकता है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे तो प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करें, तभी आप सेव रह सकते हैं। और इसमें रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि फेस मास्क कोरोना का खतरा कम करने के लिए इंतहाई अहम है। वायरल ज़रात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से फेस मास्क के इस्तेमाल में कोई फर्क नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि आप मेडिकल या कपड़े का मास्क है, आपने सिर्फ अपने मुंह को कवर रखना है, पहने जरूर। वो ना सिर्फ आपके जरासीम को किसी और तक नहीं जाने देगा, इनफैक्ट अगर खुदा ना खास्ता कोई और जरासीम आपके ऊपर है तो वो आपको कवर रखेगा। क्योंकि हो ये रहा है कि लोग इस बहस में पड़ गए थे। आपको याद होगा जब हम लोग स्टार्ट हुआ कि जी ये मास्क सर्जिकल है, ये क्लॉथ मास्क है, N95, इसकी कन्फ्यूजन में आपने नहीं जाना, आपने सिर्फ मास्क पहनना है, कोई भी मास्क आपको अवेलेबल हो, क्योंकि ये रूटीन में नॉर्मल ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर है कि आप मास्क के साथ ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि इससे आप जैसे हमने बताया कि 0.5% वो बिल्कुल ही मिनिमम रेशो पे आ जाता है अगर आपने मास्क पहना हो तो कोविड का खतरा। बिल्कुल, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे। आज सुबह हम ये
वीडियो देख रहे थे और इंतहाई अफसोस हुआ, इंतहाई दुख हुआ। अक्सर हमने ऐसी स्टोरीज़ देखी हैं कि टिकटॉकर्स कुछ ऐसे स्टंट्स करते हैं, कुछ ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें कुछ ना कुछ नुकसान होता है, और ऐसी ही एक ये वीडियो जो एक जान चली गई जी। एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था ये शख्स, और इसने सिर्फ मजाक में या टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, जो कि उसकी स्टंट किया, जो कि उसकी ज़िंदगी ले बैठा। और ये देखें, ये कैप्चर भी हो गया कैमरे की आंख में, जब उसने मोबाइल में कैमरे बना रहा था वीडियो। और बहुत अफसोसनाक ये मंजर है, कुछ मिसहैंडल हो गया उससे, और वो गोली ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि हम दिखा नहीं सकते इस तरह से, जिस तरह से वाक़या एक्चुअली हुआ है उसको ब्लर करना ज़रूरी था। और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे वाक़े ऑलरेडी हो चुके हैं। कुछ लोग ट्रेन के आगे आ गए, वीडियो बनाते रहे, हादसे का शिकार हुए, कुछ ऊंचाइयों पर खड़े रहे हैं, वहाँ से गिर गए, कुछ दरिया के साथ गिर गए, कुछ गाड़ी के अंदर तेज़ गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया, जान चली गई। एक और इस तरह से अफसोसनाक वाक़या सामने आया। तो टिकटॉक एक और ज़िंदगी ले गया है, लेकिन इसका कसूर टिकटॉक नहीं है, ये नॉनसेंस लोग आती है कि लोग ये स्टंट करके वीडियो बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं। क्या वो बहुत बड़े हीरोज हैं? क्या वो वायरल हो जाए? वो चाहे इस तरह के वायरल स्टंट्स आप कर रहे हो, या आप ये कह रहे हो कोरोना कुछ नहीं होता, हमने नहीं मास्क पहनना। ये सब एटीट्यूड का मसला है, एंड आई थिंक हमें अब मैच्योर होने की ज़रूरत है। ये मासूम सा बेचारा नौजवान जो शायद फन के लिए अपनी एक वीडियो बनाना चाह रहा, छोटा सा बच्चा, मतलब 22 साल की एज में आप ये देखिए कि इसने ये जो स्टंट किया है, इसके पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरी होगी, इसकी फैमिली पर क्या गुजरी होगी। आप सोचें, ये इसने एक छोटी सी गलती की है, सिर्फ एक वीडियो बना के उसको वायरल करने की कोशिश की, लेकिन इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो इसका इसकी ज़िंदगी और इसके ख़ानदान की ज़िंदगी पर असर पड़ेगा, वो कितना ज़्यादा गहरा होगा। उसने सोचा था कि वाकई उसकी ये वीडियो इस तरह वायरल हो जाएगी और फिर वो खबरों की जीनत बनेगा और लोग अफसोस का इजहार करेंगे कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके आप कुछ नहीं हासिल कर सकते, तो फिर यहाँ के स्टंट्स करके भी मुझे लगता है कि ना तो आप फेमस हो सकते हैं, ना लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। इनफैक्ट लोग कहेंगे कि इसका दिमाग खराब है जो ये और इसमें, और आप देखिए कि फिर उसका नतीजा। इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा कि इसमें टिकटॉक सोशल मीडिया का गलती कोई नहीं है, इसमें उनकी कोई ऐसी नहीं है कि जी टिकटॉक ने एक और ज़िंदगी की जान ले ली, इस तरह नहीं कहना चाहिए। इसमें होना ये चाहिए कि इस शख्स की गलती की वजह से इसने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया है। जो लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करेंगे वो अपनी जान से ख़तरा खुद ही मोल लेते हैं और अपने आप को खुद ही प्रॉब्लम में डालते हैं। इसमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कसूर नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, एक ऐसी कैंपेन जो न सिर्फ सोशल मीडिया पर चली बल्कि मीडिया ख़ास तौर पर 24 न्यूज़ उसको फॉलो करता रहा, वो इस्लामाबाद में मौजूद कावन हाथी के हवाले से था कि किस तरह वो एग्रेसिव हाथी से नॉर्मल हाथी बना, फिर उसकी ट्रेनिंग हुई और अब वो कंबोडिया रवाना हो चुका। बिल्कुल, रूसी तैयारे ने सुबह 5 बजे उड़ान भर ली है। भारत में 2 घंटे क़याम के बाद 8 घंटे में कंबोडिया पहुंचेगा। भारत में पहले अलाउ नहीं हो रहा था लैंडिंग, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया, और अब चूँकि लैंडिंग अलाउ हो गई थी, भारत में थोड़ा टाइम रुकना था, 2 घंटे वो ज़रूरी था फ़्लाइट के लिए, तो वो जब रुक गए और अब रवाना हो चुका है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ कंबोडिया में, जहाँ पर अब हम उम्मीद करते हैं कि ये खैरियत से अपनी ज़िंदगी ये वो स्पेशल कंटेनर जो हाथी को लेकर जाने के लिए बाकायदा डिज़ाइन किया गया था, बनाया गया था कि इतने आवर्स की फ़्लाइट में वो इसमें कैसे सर्वाइव करेगा। तो इस पर हम बात करेंगे। हमें रोज़ीना जो है वो पूरा मंजर कशी कर रही हैं और बता रही हैं। उनकी एक स्पेशल रिपोर्ट है, बात नहीं करेंगे बल्कि उनकी स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक। कावन के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। सबका प्यारा राज दुलारा कावन हाथी 35 साल बाद चिड़ियाघर छोड़ गया। बच्चे कहते हैं अब यहाँ रौनकें कौन बिखेरेगा, हम किसको देखेंगे, कौन यहाँ प्यारा साथी होगा। अब वो इस हाथी को पिंजरे में बंद करके मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं, तो अब मैं बहुत उदास हो गया हूँ। अब हम लोग चिड़ियाघर में देखने के लिए किस चीज़ को देखेंगे चिड़ियाघर में। कावन के लिए बहुत रोना आ रहा है, मुझे कावन बहुत याद आएगा। मुझे बहुत रोना आ रहा है, मैं बहुत उदास हो रही हूँ क्योंकि कावन को मैं रोते रोते बाय बाय कर रही हूँ। मैं बड़ा उदास हूँगा कि कावन चले जाएगा, लेकिन और मुझे से इतना पसंद है, लेकिन मैं हैप्पी हूँ कि वो एक
अच्छा जगह में जाना है। बच्चों ने खुदा हाफिज कावन मिस यू कावन कहते हुए अपनी मासूम मोहब्बतों का इजहार किया। साथ ही अपने वजीर आजम अंकल इमरान से शिकवा किया कि कावन को बाहर क्यों भेज रहे हैं। उसके साथ ही लाते कावन को ना भेजते। बाय बाय कावन, वी लव यू। आई मिस यू कावन, स्टे सेफ, बाय बाय। कावन हाथी को बच्चे हाथ हिलाते खुदा हाफिज कहते अपनी मोहब्बत का नजराना भेजते रहे। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। जबरदस्त रिपोर्ट है। पैकेज और बच्चे कितना उदास हो रहे थे और हम लोग भी ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि कावन को क्यों भेजा, उसकी कोई साथी बुलवा लेते। मेरे ख्याल में आ भी जाएगी। इस्लामाबाद में महरूम हो गया, ऑल्टरनेट आना चाहिए, लाहौर में भी ऑल्टरनेट आना चाहिए और इस्लामाबाद में भी बच्चों की डिमांड बिल्कुल जायज़ है। कई साल लाहौर में गुजर गए। लाहौर जू की जीनत सूजी जो है वो जब से रिप्लेसमेंट आया उसकी मरी, उसके बाद कोई हाथी नहीं आ सका। ये रिप्लेसमेंट जरूरी है। बच्चों की डिमांड ऑन मेरिट है और जिनसे भी उनकी ये डिमांड उन्होंने तो अंकल इमरान खान से की है लेकिन वैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इसके ऊपर काम करे और इसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ काम करके बात की जाए। एडमिनिस्ट्रेशन जो भी लेकर आ सकती है, जो भी इसके मुतल्लिका इदारे हैं, एक जू में ये अरेंजमेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि बच्चों का जानवरों से प्यार बहुत ज़्यादा होता है। वो मोहब्बत आपको राइम्स में भी नज़र आती है, डिफरेंट पोइम्स में नज़र आती है और बच्चे वैसे ही बड़े फ्रेंडली होते हैं जानवरों से। और इसी के साथ मूड अच्छा करने के लिए अक्सर औकात हमारा ये होता है कि सर्दियों में ख़ास तौर पर हम बैठे लिहाफ के अंदर और आराम से जो है ना वो सर्दियों की सौगातों को एंजॉय करें, वो एंजॉय करें। आपके जो ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, ये मुझे लगता है सर्दियों की एक बहुत बड़ी सौगात है। और हमने तो अखरोट का जिक्र पहले भी किया था, तो आज हम जिक्र करने वाले हैं जी आसान ड्राई फ्रूट का। आसान इसलिए निकालना आसान होता है ना, और खाना भी आसान है। तनखोज़ों के ऊपर हम किसी और दिन बात कर लेंगे। जेब वाइज भी आसान है, सस्ते हैं। एग्जैक्टली, जेब पर भी आसान है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए हमने इसको चूज़ किया है। मूंगफली पर आज हम बात करते हैं, जो कि ऑब्वियसली आपको इस टाइम नज़र भी आ रही होंगी बाज़ारों में। एक तो इकोनॉमिकल भी है, फिर हर दिल अजीज़ भी है। सालाना की अगर बात की जाए काश्त की, तो ये बहुत ज़्यादा काश्त किया जाने वाला पौधा है और इस पौधे की लंबाई 30 to 50 सेंटीमीटर होती है और इसकी काश्त और पैदावार में चीन दुनिया में सबसे आगे है। और दुनिया की मुकम्मल पैदावार में से 42% चीन में ही काश्त होता है। दूसरा नंबर इंडिया का आता है और फिर तीसरे नंबर पर ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा काश्त की जाती है। और ये जो ख़ास सौगात है, कुछ लोग जानते नहीं हैं कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। मूंगफली बहुत से अहम ग़िज़ाई अनासर से भरपूर होती है जो इंसानी जिस्म के इम्यूनिटी सिस्टम, मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करने में अपना रोल प्ले करती है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ दिल और खून की शरीयानों के मसाइल जो भी होंगे उनको भी ठीक करती है। अल्जाइमर और सरतान यानी कि कैंसर से बचाने में आपको मदद कर सकती है। बुढ़ापे के असरात को कम करती है और इसमें मौजूद 25% प्रोटीन इंसानी जिस्म में खुरियों की तजदीद में भी मदद करता है। मूंगफली में मौजूद मुतादिद ग़िज़ाई अनासर जैसे फॉलिक एसिड और दीगर विटामिन इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और न सिर्फ ये दिल की शरियानों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं बल्कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। और अक्सर लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम रहता है, जरासीम और जहरीले मवाद से भी महफूज रखता है। और इसका छिलका अक्सर लोग मैंने देखा है जो साफ़ सुथरी मूंगफली होती है ना, वो छिलके समेत भी खा जाते हैं। जी। तो मज़े की लगती है, मैंने भी खाई हुई है, मतलब इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसका छिलका जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का हामिल होता है, जिसमें प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और जिस्म के लिए अहम मादनियाती नमकियात इसमें मौजूद होते हैं। और इसके अलावा मूंगफली में रेशे की भी वाफिर मकदार पाई जाती है। ये रेशा वज़न कम करने और दमे से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मदद देता है। तो देखिए आप कि एक ऐसी खुराक जो कि नेचुरल है, उससे कितने फ़ायदे हो रहे हैं। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है और अपने अंदर ट्रिप्टोफैन भी रखता है जो जिस्म में सेरोटोनिन मादा पैदा करता है। ये मादा इंसान को डिप्रेशन और एसाबी तनाव की हालत से बचाकर मिजाज को नॉर्मल रखने में भी आपकी मदद कर सकता है। बिल्कुल, डाइटिंग के अंदर ये इस्तेमाल होता है, दुबले और कमज़ोर अफराद के लिए भी मुफीद है। दोनों तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैंसर से महफूज रखता है। प्रोटीन और कैल्शियम जो इसके अंदर है, B6, विटामिन E, B1, फास्फोरस मौजूद है जो अगर आप की बॉडी में डेफिशिएंसी है तो आप इससे दूर कर सकते हैं। ऑल्सो मसल रिलैक्सेंट, असाब को तकवीयत फराहम करने में भी मूंगफली अहम रोल प्ले करती है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ ज़ियाबतीस टाइप 2 और मूंगफली का इस्तेमाल मरीज़ को फ़ायदेमंद होगा और फिर इसके इस्तेमाल से इंसुलिन की सतह बरकरार रखने में भी मदद मिलती है। यानी कि अगर आपको ये ज़ियाबतीस का मसला है तो इसमें आपको फ़ायदा होगा। मूंगफली में मौजूद आयरन खून के नए खुलिये बनाने में भी मदद करता है और एक्सरसाइज करने वाले इससे भरपूर फ़ायदा भी उठा सकते हैं। बिल्कुल, हड्डियों और दांतों की मजबूती में अहम रोल प्ले करता है। यानी कि आप देखिए, एक छोटी सी चीज़ जो बहुत सस्ती आपको अवेलेबल होती है और ये मूंगफली जो है वो आपको कितने फ़ायदे पहुंचाती है। बाल अगर आपके गिर रहे हैं, ये दिस इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग एंड
जिसे कहते हैं ना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद, कि सर्दियों में बहुत लोगों के बाल ख़राब हो जाते हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ना फॉल का मतलब सिर्फ पत्ते गिरना ही नहीं, बाल गिरना भी है। तो अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो मूंगफली का इस्तेमाल जो है उनमें कमी ला सकता है। बट इसमें एक छोटी सी एहतियात भी है, मूंगफली आप खाएं लेकिन एक्सेसिव यूज़ ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड कहा जाता है। तो प्रेग्नेंट खवातीन जो हैं वो मूंगफली खाने के बारे में सोचें, क्योंकि इससे एलर्जी होने का खतरा पैदा होता है। और अगर आपको एलर्जी है तो इसको आपको डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। और अगर वैसे कोई एलर्जी है तो बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल तो तभी आप इस्तेमाल करें डॉक्टर से मशवरा करते हुए। और फिर अगर किसी और किस्म की एलर्जी आपको हो रही है तो भी आप डॉक्टर से रब्ता करें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेग्नेंट खवातीन भी हैं, किसी को भी अगर इससे एलर्जी है तो वो बात कर सकता है। फिर कच्ची मूँगफली की बजाय हमेशा भुनी हुई मूँगफली खाएँ ताकि इसके बेहतर फ़वाइद भी हासिल हो सकें। और फिर चूँकि हम लोग दिल ही ऐसा होता है कि बात भी अक्सर घरों में आपने देखा होगा कि मूंगफली पे जी हाथ ही रुका और बहुत ज़्यादा खा लिया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो उससे बचें। एक नॉर्मल हद तक ही खाएं, फ़ायदेमंद भी होता है। हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वही आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन हैंडफुल मैंने तो अपनी दोनों मुट्ठियाँ भर ली, लेकिन उसके बाद फिर और भी भरी जाती है। बार हैंडफुल करते हैं, तो ये कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मूंगफली खाते हुए सबसे मज़ेदार चीज़ ये होती है कि मूंगफली को आप जब खोलें, उसका छिलका उतारें और उसमें से 4 दाने निकल आए, तो मेरे लिए बड़ी एक्साइटमेंट होती है। नॉर्मली 3 या 2 होते हैं, तो 4 दानों वाली मूंगफली जो है ना वो मेरी फेवरेट है। चलें, हम अब नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा जब मेरे नज़र में आएगी तो आपके लिए बचा के रख लेंगे, मैं नहीं खोलूंगा क्योंकि बाहर से पता लग जाता है कि बड़े साइज की होती है, तो बचा के रख लेंगे आपके लिए। बिल्कुल सही। तो ये तो था मूंगफली का फ़ायदा, और यकीनन आज जो है वो आपकी ड्राई फ्रूट में मूंगफली लाजमी शामिल हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने नहीं खाई है तो ज़रूर जाते हुए लेकर जाएगा। हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया है और वो फ़ैसला है वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फ़ैसला। वफाकी हुकूमत ने वालिदैन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्डिनेंस लाने का जो फ़ैसला किया उसके तहत औलाद को वालिदैन को घरों से बेदखल करने से रोका जा सकेगा। वज़ारत कानून और इंसाफ के तर्जुमान के मुताबिक वालिदैन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक ऑर्डिनेंस के ज़रिए औलाद को वालिदैन को घरों से बेदखल करने से रोका जा सकेगा, जबकि ऑर्डिनेंस के बाद बच्चे ज़ाती मलकियती मकान से भी वालिदैन को बेदखल नहीं कर सकेंगे। अब ये नहीं होगा कि घर अपने नाम लगवा लिया और माँ बाप को बेयारो मददगार ओल्ड हाउसेस में छोड़ दिया। और ये रुझान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का ना कल्चर है ना ही यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है, इसकी रेशो भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बड़ा एहसन इकदाम हुकूमत की तरफ से ये सोचा गया कि अब वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ऑर्डिनेंस है वो वज़ीर आज़म ने भी उसकी मंजूरी दे दी है और वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने मुसवदा तैयार करने की हिदायत भी जारी। बिल्कुल, मुजव्विर साहब मसूदे के मुताबिक वालिद मलकीती मकान से बच्चों, उनकी बेवियों और को बेदखल नहीं कर सकेंगे। वालिद को 10 रोज़ में आसान तरीक़ाकार इख्तियार करके बच्चों को बेदखल करने का इख्तियार अलबत्ता ज़रूर होगा। तो ये एक फ़ैसला किया गया है। अब ऑर्डिनेंस कब आता है ये जल्द से जल्द बताया जा रहा है कि आ जाएगा, जिसके तहत ये फ़ैसला कर लिया गया है। बिल्कुल, और उम्मीद यही की जा रही है कि अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन होगा तभी उसके समराज जो है वो मिल सकेंगे। इसी के साथ अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे एंड मूविंग ऑन। एक अच्छी खबर आई, लिमिटेड थी लेकिन अच्छी थी, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद ये गुड न्यूज़ सुनने को मिली कि एशिया की 100 बेहतरीन जामियात की 2021 की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी शामिल है। अब ग्लास इज हाफ फुल, आप एक यूनिवर्सिटी शामिल होने पर खुश हो सकते हैं या अफसोस भी कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही शामिल है। एक तो आ गई, इसमें आप खुश भी हो सकते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि नस्ट ने इस फहरिस्त में 76वें नंबर पर अपनी जगह बना ली है और रवां साल एशिया की टॉप बेहतरीन जामियात की दर्जाबंदी के लिए जब 650 इदारों को शामिल किया गया था, तो जो एशिया की अब तक शाया होने वाली सबसे बड़ी दर्जाबंदी है उसमें पाकिस्तान से 39 यूनिवर्सिटीज़ को भी इस दर्जाबंदी में शामिल किया गया था। और इस साल 11 इंडिकेटर्स पर रैंकिंग को मरतब किया गया, जिनमें तालीमी साख 30%, मुलाजमीन की साख 20%, यूनिवर्सिटी के तदरीसी अमले तलबा का तनासब 10% और बैनुल-अक़वामी तहकीकी नेटवर्क 10% और फ़ी पेपर हवाला जहाज 10% और फैकल्टी पेपर्स 5%, PhD 5% और बैनुल-अक़वामी फैकल्टी का तनासब 2.5% रखा गया। यानी कि ये तमाम फैक्टर्स थे जिनको इसमें शामिल किया गया। और उसके बाद अब चीन ने 120 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के साथ इस फहरिस्त में बरतरी हासिल की, जबकि चीन समेत भारत, जापान और जनूबी कोरिया को मुताले के लिए आइंदा सबसे ज़्यादा मकबूल मंजिल करार दिया गया। इन 4 मंजिलों ने मजमूई तौर पर इस साल की दर्जाबंदी की फहरिस्त 65% से ज़्यादा जगह बनाई है और पाकिस्तान की सिर्फ नस्ट यूनिवर्सिटी है जो टॉप 100 में आ सकी है।
आई थिंक पाकिस्तान को इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर जो बताए गए हैं, मज़ीद फोकस करने की ज़रूरत है। और मज़ीद अगर हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर करेंगे, तभी हमारे जो रिसर्च पेपर्स हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट होंगे एंड ऑल्सो आपकी डिग्री की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। बिल्कुल, वैल्यू का जिक्र कर रही हैं आप, तो फिर वैल्यू से एक और चीज़ भी सामने आ गई है जी। ये गोल्ड का होटल जो कि वियतनाम में बनाया गया था वो ऑपरेशनल हो चुका है, और उसमें वैल्यू एडिशन ये है कि उसमें जो अब आपको खाना मिलेगा उसमें जो बर्तन हैं वो भी सोने के बना दिए गए हैं। तो मतलब परेशान हो गई हूं कि लोग ख्याल कैसे रखेंगे ये अपने गोल्ड प्लेटेड होना एक और बात है, अब गोल्ड ही इस्तेमाल कर रहे हैं अगर हर जगह पर सोना ही तो सोना, क्या करेंगे? मतलब आप देखें कि इस इमारत के साथ साथ इसमें फर्नीचर, खाने पीने के बर्तन, भारी मिकदार में सोना इस्तेमाल किया गया। ये होटल वियतनामी दारुल हुकूमत हनोई में कायम है और इसकी तामीर के लिए करीबन 20 करोड़ डॉलर की खतीर रकम सर्व की गई है। सोने का ये होटल बाहर और अंदर से दुनिया की महंगी तरीन धात यानी कि सोने से बना हुआ। बिल्कुल, और जब ये होटल बना था 20 करोड़ डॉलर से, तब भी हमने आपको बताया था, और अब चूंकि ये ऑपरेशन है, इसमें मेहमानों को जो खाना सर्व किया जाता है उसमें भी सोना इस्तेमाल होता है। तो ये एक इसमें एडिशन आई है न्यूज़ में। और वियतनाम के इस होटल में सोने से बना हुआ जो कि होटल इसको समझा जाता है, गोल्ड प्लेटेड है, मजमूई तौर पर 25 मंजिल पर महीत है, और होटल की बुलंद बाला इमारत आवाम की आंखें हैरान कर देती है। बिल्कुल, वियतनाम में बहुत से लोग इस होटल में सोने के इस्तेमाल को फजूल खर्ची भी समझते हैं, ताहम होटल इंतजामिया इस बात से मुत्तफिक नहीं। और देखिए, दैट्स व्हाट मेक्स इट यूनिक कि आपने ओल्ड गोल्ड जो है वो टाइल्स इस्तेमाल की हैं, उसमें चमकदार, और वॉशरूम्स में आप देखिए कि बाथ टब्स जो हैं वो भी गोल्ड के हैं, सिंक भी गोल्ड के हैं। होटल में एक रात का कयाम, अब ये सवाल है कि पर नाइट क्या चार्ज करते होंगे होटल वाले, तो एक रात का कयाम जो है यहाँ पर 250 अमरीकी डॉलर देना पड़ते हैं, जिसके बायस इसे महंगे तरीन होटल्स में शुमार किया जाता है। ऑब्वियसली कम से कम आपको स्वीट नहीं मिलेगा $250 $200 कुछ ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि आपको लगे कि शायद $200 में ही आपको सारी सहूलियत मिल जाएंगी। ये कम से कम रेट है। इसके बाद जब आप बढ़ते जाएंगे तो फिर $1000 से भी ज़्यादा जाना पड़ सकता है, उससे भी ज़्यादा जाना पड़ता है। तो आप अगर आपको फिर भी इंटरेस्ट है, वेबसाइट पे चले जाएं और वहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर अगर आपको है कि हमने सोने के होटल में जाकर सोना है और रिलैक्स करना है, तो इजीली आपको मिल भी जाएगा। इसका एड्रेस भी वियतनाम में, अगर आप हॉलीडे स्पेंड करना चाहते हैं और महंगी तरीन दुनिया की, तो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।